बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 21 क्वांटम फिजिक्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 विच इज़ अबाउट क्वांटम थ्योरी, फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्लैंक थ्योरी के बारे में होगा। हम इसको पढ़ने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर के आगाज पर। आपने कभी ये बात सोची कि आप जितने भी लॉज पढ़कर आए हैं, क्लासिकल फिजिक्स के जितने भी लॉज, ये इवन आपने न्यूटोनियन लॉज पढ़े जिनमें न्यूटन की फिजिक्स यूज हो रही थी, क्या ये तमाम लॉज हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं? तो आप ये सुन के स्टूडेंट्स हैरान होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और बहुत सारे ऐसे फिनोमिना कि जिनमें आपके क्लासिकल फिजिक्स के लॉज जो हैं वो अप्लाई नहीं होते। इन जगहों पर आपके क्वांटम थ्योरी के लॉज अप्लाई होते हैं और इसी की मुनासबत से इन्हें क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है और आमतौर पर यही मॉडर्न फिजिक्स की एक इब्तिदा थी। यानी हम जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उनमें सारी क्वांटम थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स हैं, उनके ही लॉज जो हैं हम पढ़ेंगे इन तमाम चीजों पे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रियल फिजिक्स में हम एक्चुअली मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उनका इंटरेक्शन डिफरेंट वे में पढ़ते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पर, यानी सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल पर, यानी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, उनको स्टडी करना बहुत ही माइनर लेवल पे, तो उनके बारे में जितने भी लॉज होंगे दैट इज ऑल अबाउट द क्वांटम थ्योरी, यानी क्वांटम थ्योरी में ही वो लगेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्वांटम फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ मैटर, जो कि मैटर को के बिहेवियर को और एनर्जी के बिहेवियर को स्टडी करती है। याद रखें, मैटर और एनर्जी को पढ़ना वैसे फिजिक्स ही होता है, लेकिन ये हम किसको पढ़ रहे हैं? एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, यानी अगर हम बहुत ही छोटा, यानी एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन्स लेवल पर, या इवन प्रोटॉन्स लेवल पर, बहुत ही छोटा, या इवन एटॉमिक लेवल पर जब हम इनको स्टडी करते हैं, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम एक्चुअली एक तजस्सुस की मानंद है, यानी इसमें ऐसी जो है वो चीजें आपके सामने आएंगी कि अक्सर लोग जो हैं वो वरता हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि भाई व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया। ऐसे से लॉज, और इन लॉज का बहुत फायदा हुआ स्टूडेंट्स। आप देखें, आप कंप्यूटर चिप से उठाकर ट्रांजिस्टर, इवन लेजर की जो सतह पर अगर आप जब उसको स्टडी करें, आपने अक्सर औकात अपने घरों में सोलर सिस्टम लगे हुए देखे, क्या कभी सोचा कि लाइट भी कभी जो है वो कैसे एक करंट प्रोड्यूस कर देती है? तो इनको स्टडी करना, इन तमाम चीजों को जो स्टडी करना जो है वो क्वांटम फिजिक्स का काम है। आप ये समझ लें, क्वांटम फिजिक्स किसी तरह भी एक जादू से कम नहीं है, यानी आप समझ लें दिस इज अ मैजिक। इसने ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी रेवोल्यूशन लेकर इस फिजिक्स में आया कि जिसका कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं गया था। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल्दो कि इसके बारे में बहुत दफा कई जगहों पे मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, बड़े एक महान किस्म के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था मैक्सवेल। आई गेस जेम्स क्लर्क मैक्सवेल उनका नाम था। 1864 में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी चार्ज को किसी स्पेस में अगर हम एक्सेलरेट करवा दें, दोबारा सुनिएगा, किसी चार्ज को अगर हम स्पेस में एक्सेलरेट करवा दें तो वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये जेम्स मैक्सवेल की एक थ्योरी थी और उस थ्योरी में उसने ये डिस्कस किया था। गो कि उसने बहुत सारी थ्योरीज का सहारा लिया
मैं आपको अपनी पिछली जो चैप्टर्स हैं उनमें लेके चलता हूं, जहां आपने ये बात पढ़ी थी कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड, माइकल फ्राडे ने कहा था, अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो यानी अगर मैं चार्ज को एक्सेलरेट करवा कर किसी स्पेस में फेंक देता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल उसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगी। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली चलती है। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास चल रही है और साथ साथ उसके मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती जा रही है। यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को पैदा करता है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को पैदा करता है। ये आमतौर पे 2-3 लॉज, जिनमें एम्पियर लॉ भी आपने पढ़ा था कि जब आपने ये यूं पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में अगर करंट को गुजार दिया जाए उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सो करंट के गुजारने से एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। फिर माइकल फ्राडे ने इसी का उल्टा पेश किया। उसने कहा अगर हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर एक चार्ज को एक्सेलरेट करवा दे तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज प्रोड्यूस करती रहती है और ये दोनों काम 90 डिग्री पर आपके साथ होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, जेम्स मैक्सवेल ने उसके बाद बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बताई भी। उन्होंने कहा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बहुत हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं और कुछ लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं। आमतौर पर इनको 7 डिफरेंट जो है वेव्स में तकसीम किया गया, जिनमें नंबर 1 जो थी वो हमारे पास गैमा वेव थी, गैमा। जो नंबर 2 थी वो हमारे पास एक्सरे थी। जो नंबर 3 थी वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट थी। और इसी तरह नंबर 4 पे हमारे पास जो थी वो लाइट थी जो हमें नजर आती है, जिसको विजिबल लाइट भी कहा जाता है, विजिबल, जिसमें हम देख सकते हैं सारी चीजें। और नंबर 5 जो है वो हमारे पास इंफ्रारेड थी। और इसी तरह नंबर 6 पे हमारे पास माइक्रोवेव थी। और इसी तरह जो नंबर 7 पे हमारे पास रेडियो वेव थी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 7 डिफरेंट वेव्स आई, जिनमें हाई एनर्जी वाली गैमा है और सबसे लो एनर्जी वाली रेडियो वेव है। याद रखें, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। ये एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ये बाद में हम बल्कि इसी लेसन में हम पढ़ेंगे, E = NHF दिया था। उन्होंने कहा था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी इसका मतलब वो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो गैमा की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और जबकि रेडियो की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे कम होती है, जबकि हमारी विजिबल लाइट जो है वो बिल्कुल दरमियान में। वी कैन नॉट सी दीज वेव्स, हम ये 6 वेव्स नहीं देख सकते, जबकि 7वीं वेव जो है उसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। हमें विजिबिलिटी जो आती है वो इस लाइट में आती है, फिर इस लाइट के भी आगे 7 टाइप्स आ जाती हैं। रेड से लेकर वायलेट तक 7 डिफरेंट कलर्स आते हैं जो हमारा दिमाग जो है वो परसीव करता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज V = F लैम्डा। ये एक फॉर्मूला था। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करना हो, सो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, V = F लैम्डा। याद रखें, मैक्सवेल ने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये स्पेस में आपको जो स्पीड देते हैं दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है। दिस इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ एनीथिंग। दुनिया में 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बनता है, दुनिया में इससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं होती, विच इज स्पीड ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके स्पेस में
कितनी स्पीड देते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8, यानी इनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों ये तो हो गया कांस्टेंट। एफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप ये है कि दे आर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी इसका मतलब हुआ अगर हम कांस्टेंट को निकाल दें इक्वेशन में से, जब भी कांस्टेंट को निकाला जाता है तो स्टूडेंट्स बाकी चीजों का रिलेशनशिप इसका क्या डेवलप हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, यानी दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप आपस में ज्वाइन हो गया हमारे पास। सो वी कैन से कि गामा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी चूंकि बहुत ज्यादा है तो याद रखें इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ इसकी होती है, और इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे बड़ी होगी। मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स कुछ वेवलेंथ रखी हैं, आप देखें गामा की वेव होती है 10 की पावर -12 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है, देखें। और एक्सरे हमारे पास 10 पावर -10 मीटर में होती है, इससे अल्ट्रा वायलेट 10 पावर -8 मीटर, ये एवरेज बताया जा रहा है, वरना हमारे पास इनमें भी टाइप्स होती हैं बहुत सारी, जो रेंज हमारे पास होती है। जैसे लाइट है वो 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6 मीटर दी है, इंफ्रारेड 10 पावर -5, माइक्रोवेव 10 पावर -2, और आप देखें रेडियो वेव विच इज वेरी वेरी लॉन्ग, इनफैक्ट 10 पावर 3, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ये इसकी वेवलेंथ बनती है हमारे पास। तो बच्चों अगर मैं इस वैल्यूज को जनरली स्पीकिंग इस वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में यहां डाल दूं और स्पीड रखूं 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8, आप आराम से हर एक की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे कम होगी। और अगर हम इसमें स्लाइड पे जाएं, ये लाइट जो रोशनी है आपकी, इस लाइट में भी आपके 7 कलर्स होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स, जिनमें सबसे, यानी लाइट में आप अगर लाइट पे चले जाए, लाइट जो हमारा विजिबल है, ये जो हमें दिखता है, उसमें हमारे पास वायलेट एक ऐसा कलर है, वायलेट, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर है। फिर उसके बाद इंडिगो का नंबर आता है, फिर ब्लू का नंबर आता है, फिर ग्रीन का नंबर आता है 1 2 3 4, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऑरेंज का नंबर आता है, और लास्ट में आता है आपका रेड। यानी इसका मतलब हुआ वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द हाईएस्ट, एट द हाईएस्ट लेवल, और इसकी जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है 390 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9, 10 पावर -9, जो कि नियरली 0.3 माइक्रोमीटर बनती है, 0.3 माइक्रोमीटर भी कहा जा सकता है। और जो रेड है वो 750 नैनोमीटर है। आप, यानी इसका मतलब हुआ ये लाइट जो है हमारे पास ये 0.7 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होकर 0.39 माइक्रोमीटर तक लाइट जाती है। ये जो लाइट वाला स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास, और यही हमारे पास क्या होता है, विजिबल होता है। तो इसी तरह इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज जो इनके दरमियान में आते हैं, मतलब ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, यानी आपकी सबसे हाई एनर्जी वाला जो होता है दैट इज वॉयलेट। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, प्लैंक एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था, जैसे जेम्स मैक्सवेल का आपको नाम बताया मैंने, उनको नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेव्स प्रोड्यूस करने पर और उस पर डिस्कशन करने पर। बिल्कुल इसी तरह प्लैंक को पहली क्वांटम थ्योरी, जो कि समझने, ये जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं ये क्वांटम थ्योरी की एक बेसिक्स है। जैसे आप लोगों ने न्यूटन्स के जितने भी लॉ पढ़े थे तो वो बड़े, यानी वो मैकेनिक्स के एक बेसिक लॉज थे हमारे पास, और उन लॉज को पढ़ने के बाद मैकेनिक्स आपके सामने
सामने आनी शुरू हो गई थी। यानी उसकी जो आगे जितनी भी एडवांसमेंट होती थी, उसका जो बेसिक फिनोमिना था, दे वर एक्चुअली दोज न्यूटन्स लॉज, वो लॉज थे। बिल्कुल इसी तरह प्लैंक की ये थ्योरी समझ लें क्वांटम की थ्योरी की एक बेस है। प्लैंक, जिसको क्वांटम फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है, और इनको इस बात पे नोबेल प्राइज भी मिला था 1900 में, 1900 में प्लैंक ने ये कहा था, बल्कि उन्होंने स्टडी किया था, और स्टडी करके रिसर्च करके उन्होंने कुछ चीजें सामने लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो लाइट्स रेडिएशन इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो मैंने आपको ये 7 की 7 यहाँ कराई थी, जिनमें टॉप पर हमारे पास एक्सरे थी, फिर उसके बाद टॉप पर हमारे पास गैमा रे थी, फिर एक्सरे थी, फिर अल्ट्रा वायलेट थी, फिर लाइट थी, फिर इंफ्रारेड थी, फिर माइक्रो थी, और फिर रेडियो थी। उन्होंने ये कहा कि ये जब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स में से बाहर निकलती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होती हैं, जैसे बल्ब है आपका, ये जितने बल्ब लगे हुए वो फिलामेंट से बाहर निकल, उनमें से रोशनी बाहर निकल रही होती है, एटम मॉलिक्यूल से ये रोशनियां निकल रही होती हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली एक डिस्क्रीट अमाउंट में ये निकलती हैं। मतलब उन्होंने एक लॉ दिया था, विच इज E इज इक्वल टू NHF। E इज फॉर एनर्जी एंड टोटल नंबर ऑफ क्वांटास। यानी मैं पहले समझा देता हूं, फिर मैं इस जो इक्वेशन है इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, आपने हर वक्त ये बात अपने स्कूल लेवल की फिजिक्स में साइंस में पढ़ते आए कि ये जो मैटर होता है ना, इसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको एटम कहा जाता है, और मुख्तलिफ एटम मिलकर ना एक कंप्लीट मैटर आपके सामने बनाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में। तो प्लैंक ने ये बात की थी कि एक्चुअली इसी तरह जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी एक छोटे छोटे क्वांटम से मिलके, क्वांटम सिंगुलर में कहा जाता है, प्लूरल में क्वांटा, ये क्वांटा से बने हुए होते हैं, क्वांटा से। तो वो जो, यानी आपकी अभी समझ लें कि लाइट के भी पार्टिकल्स होते हैं, जिनका बाद में नाम फोटॉन्स रखा गया था, फोटॉन्स रखा गया था, कि लाइट के भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है। सो उन्होंने उसका नाम क्वांटा रखा था। क्वांटा मतलब अगर फर्ज करें एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है और इस बोर्ड पे जाकर हिट करती है, ये बोर्ड इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी जितने भी क्वांटा होंगे उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे छोटे छोटे एटम्स आपके पास मौजूद होते हैं। इसमें एन टोटल नंबर ऑफ क्वांटा को कहा जाता है, यानी क्वांटास कि कितने फोटॉन्स हिट हुए, कितने फोटॉन्स आए, किसी में से निकले, या कितने किसी बॉडी में जाके हिट हुए। सो दे आर, दैट इज डिनोटेड बाय एन, इसको एन से जाहिर किया जाता है। इसमें जो एच होता है इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इन्होंने एक प्लैंक कांस्टेंट दिया था अपना, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी उन्होंने एक मुख्तस कर दी थी, विच इज 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -34 जूल सेकंड, ये वैल्यू इसकी रखी गई थी। और एफ से मुराद जो थी, एफ से मुराद जो थी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी थी। यानी फर्ज करें हमारे पास 60 डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनमें से हम एक वेव चुन लेते हैं, विच इज लाइट, रोशनी को चुन लेते हैं। और उस लाइट में भी हम समझ लें चले, हम चुन लेते हैं जी रेड कलर को चुन लेते हैं। अब रेड कलर की जो वेव होती है स्टूडेंट्स, दैट इज 750 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -9 मीटर होती है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा होगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V ओवर लेमडा हो जाएगा। V आपको पता है कि जब भी किसी स्पेस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और इसी तरह वेव हमारे पास 750 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -9 मीटर है। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई
10 पावर 14 हर्ट्ज, इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है स्टूडेंट्स, याद रखें। अगर पूरी लिखेंगे तो एच स्मॉल होगा, अगर सिर्फ हाफ लिखेंगे तो एच कैपिटल। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेड लाइट की आ गई। अगर हम रेड लाइट की वैल्यू को इस जगह पर रखें और प्लैंक कांस्टेंट यानी E इज इक्वल टू NHF हम डालते हैं, जिसमें N अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये मैं ब्लैंक में लिख रहा हूं। H हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -34 है और फ्रीक्वेंसी 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 14 है। और हम रेड लाइट का एक फोटोन पकड़ते, एक फोटोन, एक क्वांटा पकड़ते हैं, एक क्वांटा जो जाके इस बोर्ड पे जाके एब्जॉर्ब हुआ, ये किसी भी जगह पे एब्जॉर्ब हुआ, ये कहीं से रेडिएट करके बाहर निकल गया, तो हम इसकी वैल्यू 1 लिख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, स्टूडेंट्स कैलकुलेट करें, ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 2.652 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -29 जाउल एनर्जी। एक क्वांटा जो होगा किसका, रेड लाइट का, उसकी एनर्जी हमारे पास ये होगी। मैं इस एनर्जी को अगर चाहूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ला सकता हूं, लेकिन बहरहाल मैं जाउल में इस वक्त जो उसकी एक्चुअल यूनिट है उसमें लेकर आया हूं, ये हमारे पास है। तो इस तरह अगर बहुत सारे मिलियंस बिलियंस किस्म के फोटॉन्स या क्वांटा जाके हिट होते हैं किसी बॉडी के साथ या किसी बॉडी से बाहर निकलते हैं, मैं आराम से जो है उनकी जो टोटल एनर्जी है उसको फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाऊंगा। यूं स्टूडेंट्स एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास, वो एक्चुअली क्वांटा की शक्ल में बाहर आती हैं, यानी फोटॉन्स की शक्ल में बाहर आती हैं। दे बिहेव लाइक मैटर, वो मैटर की तरह बिहेव कर रही हैं, ठीक है। यानी वो समझ लें कि जैसे पानी आपके पास आ रहा है ना, पानी आता है, मुंह धोते हैं और पानी को आप कंसिडर करते हैं कि ये एक बल्क में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है, बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। कॉन्टिन्यूअस कभी भी बल्क फॉर्म में पानी कभी भी कॉन्टिन्यूअस या बल्क फॉर्म में नहीं आता, वो एक्चुअली छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स में आ रहा होता है, एंड ऑल दोज ड्रॉप्स कंबाइन ईच अदर एंड दे मेक अ वेल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वो एक अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर बना लेते हैं। इसी तरह लाइट भी छोटे छोटे फोटॉन्स, लाइट होगी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, छोटे छोटे फोटॉन्स या छोटे छोटे क्वांटा से आती है, एंड देन व्हेन दे ऑल जॉइन ईच अदर, जब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर ये कंप्लीट रेडिएशन हमारे पास बनाते हैं। यानी बताने का मकसद ये, प्लैंक ने ये कहा था कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं बल्कि डिस्क्रीट नंबर में हमारे पास आते, और उसकी जो एनर्जी होती है वो NHF के इक्वल होती है। यानी उन्होंने ये फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले में प्लैंक को नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, प्लैंक की ये जो क्वांटम थ्योरी थी, इसने मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी, और समझ लें ये हमारी सबसे बेसिक क्वांटम थ्योरी थी। इसके बाद फिजिक्स ड्रामेटिकली चेंज हो गई। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने इस पर मजीद आगे रिसर्च करके मजीद थेरीज को जो है वो निकाला। इस तरह मजीद और भी, जैसे आपके सर डॉक्टर आर्थर होली क्रॉम्पटन आए, हाइजेनबर्ग आए, और बड़े मशहूर हैं डायरेक्ट, वो आए। इन सब ने मजीद ये समझ लें कि जो बेस इन्होंने फ्राहम कर ली थी एक बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग के ऊपर मजीद अपनी दीवार चढ़ाकर एक कंप्लीट एक खूबसूरत मकान की शक्ल दी, जिस मकान का नाम जो था वो हमारे पास क्वांटम फिजिक्स था। सो समझ लें क्वांटम फिजिक्स का बेसिक लॉ हमारे पास प्लैंक से निकला। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।